जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हमारा पॉलिटी का 5वां प्रैक्टिस सेट चलेगा। इससे पहले साथियों आपका ज्योग्राफी से 2 प्रैक्टिस सेट और पॉलिटी से 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और कल जो आपका रात 8 बजे पॉलिटी का क्लास हुआ था उसका पीडीएफ हमने अपलोड नहीं किया था, तो आज सुबह ही उसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और देखिए साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? तो यह संवैधानिक, यहाँ पर लिख देते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसी को BR अम्बेडकर ने, किसने? बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय बताया था। अनुच्छेद 32 के तहत ही अगर कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप लोग अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय, जिसे उच्चतम न्यायालय भी बोला जाता है। तो इसी अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपका कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी करते हैं? तो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। और अगर आपको हाई कोर्ट जाना है मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर, तो किस आर्टिकल के तहत आप लोग जा सकते हैं? तो इसके लिए आर्टिकल 226, यानी कि आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए, भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? हाई कोर्ट का हिंदी होता है उच्च न्यायालय। तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। और सबसे पुराना उच्च न्यायालय पूछे कौन सा है? तो कलकत्ता का उच्च न्यायालय जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। और सबसे बाद वाला जो उच्च न्यायालय बना है वो अमरावती उच्च न्यायालय है। तो इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पहले भी आपका प्रैक्टिस सेट में कवर हो चुका है, इसलिए किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बाद में फिर आपके पास तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा? किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो यहाँ पर अगर आपने आंसर ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। और आपको याद होगा, हमने ये भी आपको बताया था कि 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या फिर इंग्लिश में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। मूल कर्तव्य की बात करें तो जिस समय मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में। और मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये सारा क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है? तो संविधान के भाग 4A में। और अनुच्छेद की बात करें तो 51A में इसे रखा गया है। मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो इन सारे फैक्टों को आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रिट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या फिर न्यायिक निकाय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है?
चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, उसमें से कौन सा रिट है जो कि उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या फिर न्यायिक निकाय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। तो 5 प्रकार में से एक रिट है उत्प्रेषण। ठीक है, तो यही जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन को करा रहे हैं। चलिए बताइए 4 के लिए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। इसी के तहत जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अब भाग 12 और आर्टिकल 300A में कर दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार की बात करें तो प्रारंभ में जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में 1978 में एक संशोधन होता है 44वां, और इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कहाँ पर कर दिया? तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इस प्रकार वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 44वां। आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। तो इसका आंसर है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसको भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, भाग 4 में और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो इसको ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 37। अच्छा, अनुच्छेद 44 में क्या है? तो इसमें समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में। ये पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत के गठन के बारे में आर्टिकल 40 में बताया गया है और आर्टिकल 44 में क्या है? तो समान नागरिक संहिता। ठीक है, आगे देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अच्छा, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तीनों के लिए है मिनिमम उम्र 35 वर्ष। ठीक है, और अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है या फिर लोकसभा का सदस्य तो उसके लिए 25 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए 30 वर्ष है और 18 वर्ष मतदान करने के लिए है। आगे देखिए, राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? आंसर है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को देगा। और यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो ये मामला कहाँ पर जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पर जाता है? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 71 के तहत में। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो ये तो सभी को पता है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे और इनको भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने ही 1928 में
बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था इसका नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका, बताइए तो। आंसर है राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री जगदीप धनखड़। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो 6 वर्षों के लिए होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अच्छा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा 15 मार्च को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। लेकिन इसके स्थान पर वर्तमान में क्या है, तो नीति आयोग। क्या है, नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, खुद प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। इसका आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, मात्र एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी इसके विरोध में कोई भी दूसरा राष्ट्रपति खड़ा नहीं हुआ था। तो आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो भारत के कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, नोट कर लीजिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो एस राधाकृष्णन। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे, और फर्स्ट नंबर के कौन थे, उपराष्ट्रपति थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उप प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो कौन हो जाएगा, एस राधाकृष्णन प्रथम। और सेकंड राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को पदच्युत कर सकता है, बताइए किसकी सलाह से या फिर किसकी सहमति से। तो देखिए, राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को हटाना चाहता है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर हटा सकता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है। तो भारत के महान्यायवादी जो होते हैं भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। ये किसी भी सदन में बोल सकता है, बैठ भी सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है। आगे देखिए, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यावधि कितनी होती है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में CAG से लिखा जाता है, जिसको बोला जाता है कैग। और इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक में इसका उल्लेख मिलता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। आगे देखिए, संसद में शामिल होता है। तो संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर संसद बनता है। संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। आगे देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अभी हमने आपको बताया था न्यूनतम 30 वर्ष, ठीक है। और लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम 25 वर्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनना है तो मिनिमम 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो लोकसभा तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य भी होता है। इसका आंसर होगा राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा का सभापति। और सभापति कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन राज्यसभा में अध्यक्ष जरूर होता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, राज्यसभा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 20 नंबर क्वेश्चन है,
राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं? निर्वाचित नहीं, निर्वासित, यानी हट जाते हैं। यानी राज्यसभा के कितने सदस्य हैं जो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अपने पद से हटते हैं? तो ऐसे तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है, और जैसे ही 6 वर्ष पूरता है कि बताओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर क्या होते हैं, अपने पद से हटते हैं, यानी कि निर्वासित होते हैं। तो 1/3 1/3 सदस्य, ठीक है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर हट जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो ये 30 वर्षों के लिए होता है। तो जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा है उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, तो विधान परिषद। ऐसे सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो उसी प्रकार विधान परिषद का भी कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 30 वर्षों का होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? ये तो आसान क्वेश्चन है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन में अनुपस्थित रहते हैं। संसद की बात करें तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, तो सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर सकता है यदि वह व्यक्ति लगातार सदन में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम कितनी होती है? तो बैठक के लिए जो कोरम है, जो लोकसभा का कोरम है वही राज्यसभा के लिए है, और ये है 1/10। आगे देखिए, संसदीय शब्दावली में 17 वसन से क्या आशय है? तो संसदीय शब्दावली में 17 वसन का मतलब होता है संसद के सत्र का अंत होना। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो लोक लेखा समिति के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और इसमें 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति के बारे में भी बताया था हमने। इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 मेंबर केवल इसमें लोकसभा से ही होते हैं, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को बोला जाता है। लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं, कैग की रिपोर्ट की जांच करना ये लोक लेखा समिति करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संचित निधि का संरक्षक है? हमने आपको संचित निधि और आकस्मिक निधि दोनों बताया था। संचित निधि के बारे में आर्टिकल 266 में बताया गया है और आकस्मिक निधि के बारे में आर्टिकल 267 में बताया गया है। तो इसका संरक्षक कौन है? संसद। 27 का आंसर सी हो जाएगा, संसद। आगे देखिए, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो देखिए साथियों, जिस प्रकार राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल को पद की शपथ उस राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं, उस राज्य में जो हाई कोर्ट होते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू। आपको याद होगा, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है। इन्होंने 1925 में
कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली केवल महिला पूछे प्रथम महिला, तब आपका आंसर होगा एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और सरोजिनी नायडू एकमात्र भारतीय महिला थी, प्रथम महिला, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी की बात करें तो इन्होंने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे देखिए, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है और इसके लिए हमने आपको ट्रिक भी बताया था, आधा केला यूपी में बिका। और ये ट्रिक कहाँ पर मिल जाएगा? एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। आधा केला यूपी में बिका। अब इसी में आपके 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, के से आपका कर्नाटक, ठीक है। आधा यहाँ पे केला नहीं होगा, तेल, इसको सही कर लीजिए। चलिए इसको सही कर देते हैं। ट्रिक क्या है? आधा तेल यूपी में बिका। तो आधा से आंध्र प्रदेश, तेल से तेलंगाना, यूपी से उत्तर प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। तो टोटल ये 6 राज्य हैं और इसके बारे में गठन या उसे समाप्त करने के बारे में आर्टिकल 169 में बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। यहाँ से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए विधान परिषद में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो न्यूनतम इसमें 40 सदस्य हो सकते हैं। और मैक्सिमम की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो सदस्य होगा तो उस राज्य का जो विधानसभा होगा, उस विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे उसके 1 तिहाई से अधिक इसमें नहीं हो सकता है विधान परिषद में। लेकिन मिनिमम पूछे तो मिनिमम 40 है और मैक्सिमम क्या है? तो विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 इसमें हो सकता है मैक्सिमम, किसमें? विधान परिषद में। तो साथियों, आज आपका ये 5वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। इसका PDF भी अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको बिहार पुलिस के लिए कोर्स मिल जाएगा, ठीक है।